हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सॉरी, यहाँ पर मॉर्निंग है, मॉर्निंग। मॉर्निंग है यहाँ पर। ठीक है। 30 सितंबर 2020 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा पेपर है? मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 30 सितंबर 2020 का। और देखो, यहाँ से फीडबैक मिला है पेपर में कि पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पेपर बिल्कुल ईजी था। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, बिल्कुल नए क्वेश्चन लग रहे थे हर किसी को ही। ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चनों को कैसा था कि सिस्टम। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था करिकुलम से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित। देखो, मैंने पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, सिलेबस और करिकुलम दोनों अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको। सिलेबस और करिकुलम दोनों को अच्छी तरीके से समझा दिया था, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। ठीक है, दोनों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दिया था। तो देखो, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? तो BOS के द्वारा, बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा तैयार किया जाता है पाठ्यक्रम। ठीक है। एक देखो क्वेश्चन आया था साउंड लिमिट से क्वेश्चन। जब मैंने इन्वायरमेंट पढ़ाया था तो वहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण था, उस ध्वनि प्रदूषण के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ध्वनि के बारे में, जो उसमें मैंने साउंड लिमिट्स के बारे में पढ़ाया था आपको, यदि आपने मेरा चैनल पढ़ा फॉलो किया होगा तो। साउंड लिमिट्स के बारे में पढ़ाया था मैंने। देखो, ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल, जिसको डीबी द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर था कि साउंड लिमिट एट नाइट इन स्कूल जोन। जो स्कूल जोन होते हैं वहाँ पर साउंड लिमिट कितनी होती है, तो ध्यान रखना, स्कूल जोन कौन से एरिया में आते हैं? साइलेंस जोन में शामिल होता है। जो स्कूल जोन होता है, हॉस्पिटल जोन होता है, ये किस में होता है? साइलेंस में होता है। यहाँ देख लो भाई, देखो मैंने सारा का सारा लिख रखा है, ऐसे कैसे देख लो, आपके सामने है। डेसिबल इकाई है इसकी मापने की इकाई। वहीं से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, रेजिडेंटल एरिया है और साइलेंस एरिया है। डे के टाइम और नाइट के टाइम, बिल्कुल मैंने रेशियो लिख दिया। डे के टाइम इंडस्ट्रियल में 75 डेसिबल होना चाहिए, नाइट में 70 डेसिबल होना चाहिए। कॉमर्शियल एरिया की बात की जाए तो डे में 65 डेसिबल है, नाइट में 55 डेसिबल है। रेजिडेंटल एरिया की बात की जाए तो डे में 55 डेसिबल है, नाइट में 45 डेसिबल है। इसी के साथ यदि साइलेंस एरिया की बात की जाए जिसमें स्कूल शामिल हैं, तो उनमें दिन के समय 50 डेसिबल और नाइट के समय 40 डेसिबल। देखो, मैंने और भी बहुत सारी बातें लिखाई थी इसके बारे में, साइलेंस जोन में कौन कौन शामिल होते हैं। रेजिडेंशियल, देखो यहीं से पता चल रहा है। इंडस्ट्रियल जोन एरिया का मतलब होता है जहाँ पर उद्योग है। कॉमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पर व्यावसायिक क्षेत्र है, जैसे मंडियाँ हैं, बाजार है, वहाँ पर। रेजिडेंटल एरिया होता है जहाँ पर निवास लोग रहते हैं। साइलेंस जोन में होता है स्कूल, हॉस्पिटल आदि। इसके अलावा देखो, मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना, ब्लड रिलेशन का भी। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसके अलावा एक गैस के रेशियो का भी क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का रेशियो पूछा था। ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑर्गन भी जोड़ दिया। नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का 81% है और ऑर्गन का 0.93% है। और ध्यान रखना, जो पॉइंट 93 किसका है? ऑर्गन का है। और ऑर्गन क्या है? एक एक्टिव गैस है। इसके अलावा कम्युनिकेशन बैरियर से भी क्वेश्चन आया था। देखो, कल की जो शिफ्ट थी 29 सितंबर की नाइट वाली शिफ्ट, उसमें भी कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था। लेकिन वो कम्युनिकेशन बैरियर था मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मैचिंग वाला आया था। उसमें फिजिकल बैरियर भी था, मनोवैज्ञानिक बैरियर भी था, सारे थे। उनमें से हमें मैच करना था कि कौन सा इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया रेडियो से रिलेटेड, AIR, ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित क्वेश्चन आया था। ऑल इंडिया रेडियो कब कहा गया था? 1956 में कहा गया था। ये स्थापित कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और ध्यान रखना, ऑल इंडिया रेडियो को अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ऑल इंडिया रेडियो को ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया ब्रॉडकास्ट सर्विस कब कहा जाता था इसको। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो इसको कब कहा गया, ये सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका विस्तार
कितने ट्रांसमीटरों के साथ हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि इसका विस्तार कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले मुंबई से हुआ या दिल्ली से हुआ, ये आपको बताना है। फिर ये कितने ट्रांसमीटरों के साथ प्रारंभ हुआ था, ये आपको पढ़ना है। इसको इंडिया ब्रॉडकास्ट कब कहा गया, भारतीय प्रसारण सेवा इसको कब कहा गया, ये पढ़ना है आपको। ऑल इंडिया रेडियो इसको कब कहा गया, ये पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में ये कितने शहरों में सर्विस दे रहा है और कितने ट्रांसमीटरों का प्रयोग कर रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, आ सकता है क्वेश्चन। एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था CEC 1993 में, ज्ञानवाणी 2000 में, UGC 1956 में। तो इनको भी आप पढ़ लेना। ज्ञानवाणी का शुरुआत किसने की थी, आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञानवाणी की शुरुआत किसने की थी, इग्नू ने की थी, UGC ने की थी या ओपन यूनिवर्सिटी ने की थी। आपको खुद को बताना है कि ज्ञानवाणी की शुरुआत किसने की थी। CEC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप केवल CEC का फुल फॉर्म जान के छोड़ दोगे। आप खुद सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड और भी बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे। ज्ञानवाणी के बारे में मैं बता दूंगा कि ज्ञानवाणी की शुरुआत किसने की थी, तो केवल आप इतना ही पढ़ोगे, बाकी का नहीं पढ़ोगे। UGC को भी आपको पढ़ना है। देखो UGC का आपको होपिस ध्यान रखना है। इससे अलावा UGC के रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी सारी पढ़नी है। अब UGC बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगले पेपर्स के लिए, क्योंकि अगले पेपर के लिए UGC बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। देखो एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन आया था, कुछ नया सा लग रहा था, ये क्वेश्चन मिलान वाला था। यहाँ पर उसने नंबर्स की बात की थी, नेचुरल नंबर, इंटरजेस्ट नंबर और प्राइम नंबर। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और अविभाज्य संख्याएं, ये 3 संख्याएं दी हुई थी सामने, इनके ये एग्जाम्पल दिए थे और इसमें वो मिलान करवा रहा था। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस और प्लस दोनों शामिल होता है इसमें, -6, -9, -11, 0, 10, 8, 7, मतलब पूर्णांक संख्या में सब कुछ शामिल होता है, होल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। अविभाज्य संख्याएं, देखो अविभाज्य संख्याएं में आप सदा कंफ्यूज होते होंगे, एक, आप एक को अविभाज्य संख्या मानते होंगे। ध्यान रखना, एक है जो अविभाज्य संख्या नहीं है, एक अविभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अविभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो या तो एक से विभाजित होती हो या फिर वो खुद स्वयं से विभाजित होती हो। जो अविभाज्य संख्याएं होती हैं केवल 2 नंबर से विभाजित होती हैं, एक तो खुद स्वयं से या फिर 1 से। इनमें देख लो आप, 13 या तो 13 से विभाजित हो रहा है या 1 से हो रहा है, 11 या तो 11 से विभाजित हो रहा है या 1 से हो रहा है, 3 या तो 3 से विभाजित हो रहा है या 1 से हो रहा है। तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आया था, बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, नेशनल एक्शन प्लान से ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। टोटल कितने उद्देश्य है इसके, विषय टोटल इसमें कितने, 8 हैं। लागू कब हुआ था, 30 जून 2008 को। क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि इसमें टोटल कितने प्लान थे, तो ध्यान रखना इसमें टोटल 8 प्लान थे। और इसको भी आप डिटेल से पढ़ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आया था समन्वयी अनुसंधान से, समन्वयी अनुसंधान से एक क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड का, आप डिटेल से पढ़ना इसको थोड़ा। एक क्वेश्चन आया था कि क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का संबंध कौन से अनुसंधान से है, क्यों और कैसे प्रश्नों का संबंध कौन से अनुसंधान से है, तो वो है व्याख्यात्मक अनुसंधान से। ये काम क्यों हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, तो ये किससे संबंधित है, व्याख्यात्मक अनुसंधान से। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। देखो यहाँ पर सबसे एक यूनिक बात थी कि यहाँ पर DI नहीं आया था भाई, इस पेपर में DI नहीं आया, सबसे अलग बात थी ये। कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था, बाधाओं से, मैचिंग का क्वेश्चन था। इसके अलावा आगमनात्मक से आया था, इंडिडक्टिव मेथड से। उसमें क्या किया था उसने, ऊपर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी आगमनात्मक उपागम से संबंधित है, उसके लिए नीचे उसने 4-5 विशेषताएं दी
लास्ट में उसने 4 ऑप्शन दिया, फिर वहाँ पर हमें मैच करना था कि कौन सी आगमनात्मक से संबंधित है। तो यदि आप आगमनात्मक के बारे में जानते हो तो सही कर सकते थे, अदरवाइज आप गलत करोगे। इसी तरीके से निगमनात्मक से रिलेटेड भी पूछ सकता है, तो इनको पढ़ लेना भाई, मैंने बहुत सारी बार समझा दिया। यहाँ तक कि मैंने आगमनात्मक और निगमनात्मक की एक PDF भी दे दी आपको, समथिंग 15 पेज के आसपास की है, जिसमें 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के पेपर में जितने भी आगमनात्मक निगमनात्मक से क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे हैं, तो उनको ज़रूर लेना। उस PDF को ले सकते हो आप मेरे से। इसके अलावा एक बाइनरी नंबर सिस्टम पर भी क्वेश्चन आया था, 4310 था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 12 था। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी बार समझाया था ये क्वेश्चन, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो खुद देख लेना भाई। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 04 70। PDF ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट PDF दूंगा। करंट की PDF मिल जाएगी, सैम्पलिंग की PDF मिल जाएगी, आगमनात्मक निगमनात्मक की मिल जाएगी, रिसर्च मेथड की मिल जाएगी। ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट PDF मिलेंगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। यदि इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक भी बाहर नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF मिलेगी। तो ओवरऑल क्या क्या मिलेगा आप एक बार मेरे से बात कर लेना। एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन आया था। सैम्पलिंग के क्वेश्चन में क्या था, उसमें पूछा था कि यदि संख्याएं सीमित हैं तो कौन सा सैम्पलिंग उपयुक्त होगा। एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन आया था। देखो सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर बार आ रहा है और इसकी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो प्लीज़ यदि PDF लेना चाहो तो ले सकते हो। सैम्पलिंग से अब तक हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया सैम्पलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग। ज़रूर मेरे से डिस्कस करना, PDF लेना। 2 नंबर की बात है, शायद हो सकता है ये 2 नंबर आपका JRF रुकवा दे। रिसर्च मेथड की बात की जाए तो भाई रिसर्च मेथड में क्वेश्चन आया था एक। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आया था। उसमें उन्होंने क्या किया था, एग्जाम्पल बताया था। उन जिनसे मैंने डिस्कस किया था उन्होंने मेरे को कंफर्म तो नहीं बताया वो पूरा स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने बताया कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि ये स्टेटमेंट कौन से रिसर्च से संबंधित है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया था, सॉरी मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया। टीचिंग मेथड्स आए थे, टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इफेक्टिव टीचिंग हर बार आ रहा है, इफेक्टिव टीचिंग हर बार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है, लैंग्वेज बदल रही है। स्टूडेंट सेंटर मेथड आया था। रिसर्च एप्टीट्यूड में देखी जाए तो रिसर्च एप्टीट्यूड में एक्शन रिसर्च आया था। इसके अलावा रिसर्च मेथड के 2 क्वेश्चन हो रहे थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया, एक कथन दे दिया और उससे पूछ लिया कि यह कथन किससे संबंधित है, मौलिक अनुसंधान से, व्याख्यात्मक अनुसंधान से, जो भी था, वर्णनात्मक अनुसंधान से, प्रायोगिक अनुसंधान से, मतलब जो भी था वो उस तरीके से। उन्होंने मेरे को कंफर्म नहीं बताया, याद नहीं था पूरा क्वेश्चन। तो रिसर्च मेथड सारे के सारे पढ़ के जाना, मैं PDF दे दूंगा, PDF ले लेना चाहे, लेकिन इसको गलत मत करना। इंडियन लॉजिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पैसेज था, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, पैसेज बिल्कुल सिंपल था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इतने सिंपल आए थे, वो बता रहे थे कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। कोडिंग डिकोडिंग में हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोल्व हो गया। इसके अलावा पैसेज था, सिंपल था, लेकिन ज़्यादा सिंपल नहीं था, क्योंकि मैंने 3 कैंडिडेटों से बात की थी, जिसमें एक ने सिंपल बताया था, 2 ने ऐसे बताया था कि नॉर्मल था। वहाँ पर भी बात तो यही थी कि एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं आ रहा था कि पैसेज से उठाओ और आंसर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो रहा था। बाकी सिंपल था, ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ ही पूछ रहा है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, BR का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर ज़्यादा सिंपल नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना पेपर का जो रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पेपर का जो कठिन होने का जो रेशो है, अनुपात है कठिन होने का, वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो पेपर का लेवल है जो बढ़ता जा रहा है भाई, अब पेपर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
अब आपको क्या क्या पढ़ना है जिनका आगे पेपर है, रिसर्च मेथड पढ़ लो सारे के सारे। इसके अलावा शिक्षण प्रभावशाली इफेक्टिव टीचिंग्स पढ़ लो, सैम्पलिंग पढ़ लो सारी की सारी। इसके अलावा गैस से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आ रहा है, गैसों से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आ रहा है, चाहे गैस का रेशियो पूछे चाहे गैस का। पिछली 24-25 तारीख को पेपर हुआ था जिसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिनेशन से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये नंबर सिस्टम था, ये प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये क्वेश्चन तो पहली बार पूछा गया था। इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ईसी को पढ़ लेना, ज्ञानवाणी को पढ़ लेना, यूजीसी को पढ़ लेना, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आ गया और हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में भी आ जाएगा और मॉर्निंग शिफ्ट में भी। तो कम्युनिकेशन बैरियर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। डीआई का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पहली बार हुआ है जो डीआई नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत सारे लंबे टाइम में पहली बार आया है, मैंने पहली बार देखा है ये क्वेश्चन, लोग पढ़ाते नहीं है इसको इतना। तो ये था आज का पेपर का कंक्लूजन। इवनिंग शिफ्ट है भाई, ये सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट है। ये क्या था, थोड़ा जल्दी में था क्योंकि पेपर थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करवाना होता है, इसलिए यहाँ पर इवनिंग लिखा गया है, यहाँ पर मॉर्निंग कर लो, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पढ़ने वीडियो देखने के लिए। और देखो ज़्यादा टेंशन मत नहीं लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। पेपर आपके लिमिट के एरिया के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा पेपर की कुछ भी आ रहा हो। और पेपर हार्ड आने से, सिंपल आने से आपके अकेले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ निकलती है। जैसे शाम को एजुकेशन का पेपर है, तो यदि इकोनॉमिक्स का पेपर है, सॉरी शाम को इकोनॉमिक्स का पेपर है, सपोज डैट इसमें फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड आया, सभी की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर एक साथ हो रहा है, एक साथ कट ऑफ निकलेगी। तो आज शाम को जो पेपर हार्ड आता है इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट पेपर का हार्ड आता है, तो सभी के लिए हार्ड होगा, कट ऑफ कम जाएगी। यदि पेपर बिल्कुल सिंपल आता है तो वो सभी के लिए सिंपल आएगा, तो सभी अच्छे तरीके से करेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लोगे तो बहुत कुछ खो सकते हो, टेंशन नहीं लोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो, और टेंशन लोगे तो बहुत कुछ खो सकते हो। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल स्माइल के साथ रहो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।